बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो आज़ाद कश्मीर, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म है, इसमें अभी बहुत सारे फ्लाज़ हैं जो डेवलप होने हैं, चूँकि इसको अभी टाइम की ज़रूरत है, इसको अभी इतना वक्त नहीं हुआ स्टार्ट हुआ। कुछ एरियाज़ में ये टूरिज़्म जो है ना 2010 से पहले भी चल रहा था, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हाइप है टूरिस्ट की वो नीलम वैली में है। तो नीलम वैली में इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलप होने की हैं, जिनमें गैप है, और उन गैप्स को फिल करने के लिए काफ़ी सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिसमें सबसे मेन इशू इस वक्त है वो खानों का है, जो कुलिनरी टूरिज़्म है उसका है। कश्मीर के अंदर जो टूरिज़्म की एक जो है ना ख़्याल किया जाता है, लोगों के ज़हन में ये आता है कि हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ में बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। तो ये बात ठीक है कि कश्मीर की एक वैरायटी ऑफ फूड्स है, जिसमें आप वाज़वान टॉप की डिश में है, जिसमें आपको 20-25 डिशेस का एक कंबाइन कम्बो मिलता है, जिसको हम वाज़वान कहते हैं। इस तरह कश्मीर की और बहुत सारी बेशुमार डिशेज़ हैं, जैसे कि आप लोबिया कश्मीर की स्पेशल होती है, जैसे नून चाय कश्मीर की स्पेशल होती है, और एक पूरी एक लिस्ट है कि अगर मैं खानों के नाम लूँ तो एक पूरा आप वीडियो बना सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि चीज़ें हमें यहाँ क्यों नहीं मिलती, तो उस पर मैं आपको ये बताऊँ कि देखें, ये आज़ाद कश्मीर का जो पार्ट है, मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम वैली, ये जो इलाके हैं, मीरपुर रावलाकोट और बाग, और ये इस वक्त ये अमलन जो है ना पाकिस्तान के साथ ही हैं। इनके रास्ते सारे पाकिस्तान के साथ ही हैं, इन लोगों का उठना बैठना सारा कल्चर सब पाकिस्तान के साथ है। तो एक जो नेचुरल अलाइंस था ना इसका वैली के साथ, श्रीनगर, कुपवाड़ा और बारामूला, इन इलाकों के साथ, वो नहीं है, और 70 साल से नहीं है। 2 नस्लें बीच में से गुजर चुकी हैं, और एक कल्चरल और इस चीज़ का गैप आ चुका है। लोगों ने ये कल्चर अडॉप्ट कर लिया। यानी मैं ये समझता हूँ कि जैसे पिंडी का कल्चर है, ऐसे किसी हद तक मुज़फ़्फ़राबाद का कल्चर है, या इस्लामाबाद का कल्चर है, तो ऐसे मीरपुर का कल्चर है। आप मीरपुर शहर को विज़िट करें, आपको उसमें वहाँ कश्मीर नहीं, आपको लगेगा कि मैं इस्लामाबाद के किसी स्ट्रीट में घूम रहा हूँ। आप मुज़फ़्फ़राबाद घूम रहे हो, आप मदीना मार्केट घूम रहे हो, आपको लगेगा मैं राजा बाज़ार घूम रहा हूँ। तो मतलब चीज़ें बहुत मिक्स हो गई हैं, कल्चर बहुत मिक्स हो गया है, और यहाँ कश्मीर की चीज़ें आपको कम मिलेंगी। सबसे पहले खास अहम कल्टीवेशंस कौन सी हैं जी? कश्मीर की कल्टीवेशंस कौन सी हैं? कश्मीर की बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे नहीं हैं। देखें ना, इस वक्त सेब है, इस वक्त कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। आज़ाद कश्मीर में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई सेब एक्सपोर्ट हो रहा हो। आप नाम भी नहीं सुनेंगे कि आज़ाद कश्मीर में कोई सेब एक्सपोर्ट होता हो, हालांकि यहाँ भी बड़ी तादाद में पैदा होता है। फिर खुबानी है, फिर और चीज़ें जैसे नाशपाती है, अखरोट है, और आप ज़ाफ़रान है, कश्मीरी ज़ाफ़रान इस वक्त वर्ल्ड फेमस है। आप ये देखें कि ज़ाफ़रान श्रीनगर से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद से या नीलम से या इस इलाके से आप कभी नहीं सुनेंगे कि यहाँ से कोई ज़ाफ़रान एक्सपोर्ट हो रहा हो। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल जो बनता था ना कम्बो हमारा मुज़फ़्फ़राबाद और श्रीनगर और इन चीज़ों का, इसको काट के सिर्फ ये नहीं कि बॉर्डरी डिवाइड कर दी हुई कश्मीर को डिवाइड, कल्चर डिवाइड हुआ है, ट्रेडिशंस डिवाइड हुई हैं, लोगों के माइंडसेट डिवाइड हुए हैं, लोगों की इवन के जो है ना कल्टिवेशंस, लोगों के खाने, हर चीज़ पे असर पड़ा। यानी हमारी पूरी नस्लों पे, हमारी पूरी तहज़ीब पे असर पड़ा। और मैं ये बात इसलिए भी करता हूँ कि ये जो चीज़ें ना, इसको ख़त्म करेंगे तब हम असल कश्मीरियत जो चीज़ें ना एक दूसरे के साथ मिक्स होकर सामने आएंगी। मशवरा देंगे कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में हमें इस वक्त टूरिस्ट को दिखाने के लिए खूबसूरती है, अगरचे टूरिज़म मल्टीपल एस्पेक्ट रखता है। टूरिज़म के अंदर सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाई जाती, टूरिज़म के अंदर खाने इन्वॉल्व होते हैं, टूरिज़म के अंदर कल्चर इन्वॉल्व होता है, आर्कियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, आपकी शहरी लाइफ जो इन्वॉल्व होती है, आपकी बाज़ार इन्वॉल्व होते हैं, आपकी स्ट्रीट्स इन्वॉल्व होती हैं, इवन के आपके लोग, इवन कि आपका अगर कोई डीसी ऑफिस है वो भी टूरिज़म के लिए अट्रैक्टिव होता है कि जी आपका नीलम में डीसी कैसे काम करता है, टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन होती है। अगर आपने अपने बतौता को पढ़ा हो, अगर आपने फ़िलासफ़र्स को या आपने जो सफ़रनामे लिखते थे उनको पढ़ा हो, वो क्या चीज़ें देखते थे, किसी जगह नई जगह जाते थे, वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक को देखते थे कि जी कि यहाँ का जो नंबरदार है, यहाँ का जो राजा है, उसका काम करने का तरीक़ाकार ये है। तो हमें हमारे पास दिखाने के लिए इस वक्त सबसे मेन चीज़ खूबसूरती है। यानी एक एस्पेक्ट है कि हम लोगों को झीलें दिखाते हैं, हम लोगों को वादियाँ दिखाते हैं, मैदान दिखाते हैं, जंगल दिखाते हैं, दरिया दिखाते हैं, कोई कहीं पे कुछ किले दिखाते हैं, कुछ हिस्ट्री दिखा देते हैं, जिसको मतलब अभी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अभी उस पर काम शुरू भी होगा। जैसे मुज़फ़्फ़राबाद में रेड फोर्ट है, उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको अपने पुराने मॉडल पे बहाल किया जा रहा है। इसलिए शारदा पीठ है जो हज़ारों साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसकी रून्स हैं वहाँ पे, तो उसको भी रिकन्स्ट्रक्ट करके एक शेप दी जा रही है। ये चीज़ें अब डेवलप होंगी, तो ये भी एक उसका पार्ट बन जाएंगी। मतलब और ख़ूबसूरती वो लोग देखते हैं जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी होती। एक बंदा ख़ुद जो एक खूबसूरत इलाके में रहता है, उसको हम खूबसूरती पर अट्रैक्ट नहीं कर सकते।
उसको हम दूसरी चीज़ों पे करेंगे। उसे कहेंगे जी ये खाने हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ खाने हैं जो आपको नीलम वैली में मिलेंगे, या आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा जी ये फ़लाँ एक यूनिवर्सिटी है 1000 साल पुरानी है, ये सिर्फ नीलम में है, ये लाहौर में नहीं है, ये आपको ये नार्वे। अच्छा नार्वे अगर आपने देखा हो या स्विट्ज़रलैंड देखा हो, खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अब अगर स्विट्ज़रलैंड के बंदे को हम कहना है कि तुमने नीलम वैली विज़िट करना है, तो यहाँ भी झीलें हैं, खूबसूरती है, तो उसको तो कुछ नहीं है अच्छा लगेगा, उसको ऐसे ही लगेगा जैसे मैं अपने घर इलाके में घूम रहा हूँ। उसके लिए हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी होंगी, और वो चीज़ें क्या हैं? वो कुलिनरी टूरिज़्म है, आपकी हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, वो आपकी ये जो है ना आर्कियोलॉजी है, आपका जो है ना ट्रेडिशंस हैं, ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट करेंगी। वो ये देखेगा यहाँ फेस्टिवल कौन से होते हैं। जैसे आपके पाकिस्तान में कैलाश फेस्टिवल होता है, जैसे चित्राल में, तो पूरी दुनिया से फॉरेनर्स उसको देखने आते। क्यों? वो एक यूनिक चीज़ है, वो कहीं पे नहीं होती, वहीं पे होती है। वहाँ लोग खूबसूरती देखने नहीं आते, वहाँ दरिया पानी नहीं देखने आते, वहाँ उनका कल्चर, उनका फेस्टिवल, उनकी हिस्ट्री देखने आते हैं। हमें इन चीज़ों पे भी साथ तवज्जो देनी होगी, तब एक ब्लॉग बनेगा टूरिज़्म का, और टूरिस्ट आके एंजॉय करेगा। वरना बहुत सारा टूरिस्ट बोर होकर चला जाएगा, वो कहेगा क्या यार क्या है, मतलब वो इस तरह करके चला जाएगा। एक चीज़ है, जैसे हर शहर के अंदर ना उसका एक स्पेसिफिक बुजुर्ग होते हैं जिनके मेले उनके नाम से चलते हैं। हाँ, आज़ाद कश्मीर के या मुजफ्फराबाद के कह लें, या हम नीलम वैली का कह लें, इस तरह के बहुत से फेमस एरिया हैं जिसकी तरफ लोगों के अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लोग मशवरा देते हैं उधर जाने का, उसे विज़िट करने का। क्या वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ मेला टाइप? देखिए मेला टाइप जैसे पोलो फेस्टिवल होता है केल में, सालाना होता है ये, अब इसको डेवलप किया जा रहा है, टूरिज़्म के साथ लिंक किया जा रहा है। अच्छा अभी इस दफ़ा झेलम वैली टूरिज़्म फेस्टिवल के नाम से एक फ़ेस्टिवल हुआ, उसको भी कल्चर के साथ लिंक किया गया है, और लोगों को इन्वॉल्व किया गया उसमें, और टूरिस्ट आए हैं, उसको देखा है लोगों ने कि ये भी कुछ चीज़ है। इस तरह नीलम में इस वक्त अड़ंकेल स्नो फेस्टिवल के नाम से सालाना एक फ़ेस्टिवल हो रहा है, जो जैसे ही बर्फ़ उठ रही होती है तो ताज़ा अभी बर्फ़ पड़ी होती है, तो उसके ऊपर स्कीइंग के कंपटीशन होते हैं। अच्छा स्नो फुटबॉल खेली जाती है, उसके अलावा स्नो क्रिकेट होती है, यानी स्नो के ऊपर आप क्रिकेट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब वहाँ पे आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, नहीं इसको डेवलप कर रहे हैं अभी भी, यानी ये कोई पुरानी ट्रेडिशनली थी। जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो क्या थी? वो नौरोज़ फेस्टिवल था, जो अब नहीं हो रहा। मतलब जैसे ईरान का आपने नौरोज़ सुना हो, वो मनाते हैं, मतलब एक सीज़न आता है, जैसे बैसाखी था, बैसाखी अब यहाँ नहीं हो रही। जैसे बैसाख का महीना आता था, लोग अपने पौधों को कलर करते थे, एक चूना लगा के उसको वाइट पट्टी लगाते थे, ये यहाँ के कल्चर्स में था कश्मीर में, वो भी अब तकरीबन ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक बात बताइएगा, जैसे कि बैसाखी का भी आपने जिक्र किया है और नौरोज़ का जिक्र किया है। नौरोज़ जो फेस्टिवल है वो तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बिलोंग किया जाता है, और बैसाखी को नॉन मुस्लिम्स के साथ बिलोंग किया जाता है। इसमें किस हद तक सदाकत है? कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो कल्चरल थे, तो कल्चरल चीज़ें बाज़ का रिलीजन को मतलब क्रॉस नहीं करती। मतलब इस्लाम भी बहुत सारी कल्चरल चीज़ों की इजाज़त देता है, उनको मना नहीं करता। बैसाखी के बारे में जो मेरी तहकीक है ना, वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब बिलीफ सिस्टम में आप बदल सकते हैं उसको, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे पौधों की हिफाजत बैसाखी में होती थी, कि कश्मीर के जितने भी दरख्त पौधे थे उन पर मिट्टी लगाते थे ताकि उनको कीड़ा ना खाए। एक ख़ास टाइम होता है कि उस बैसाखी के टाइम पे जब पौधों को अपनी एक खिदमत की ज़रूरत होती है, उसकी केयर की ज़रूरत होती है। उसकी साइड एरियाज़ में उसको आप पत्थर लगा के उसको थोड़ा सेफ करते हैं, उसको चूना लगा के उसको हर किस्म के कीड़े इन चीज़ों से पाक करते हैं। ऐसे ये एक टाइम होता है, इस पर आप मतलब कुछ शुगल मेले भी कर सकते हैं, कुछ खाने पका सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल्चरल होती हैं, उनको आपका रिलीजन या इस्लाम भी उन पर बंद नहीं लगाता, चूँकि वो बिलीफ में आपका ये नहीं होता कि आप कोई अल्लाह से खुदा न खास्ता बगावत कर रहे हैं, या आपका कोई इसमें इस्लाम से हट के कोई वो चीज़ है। वो एक इलाकाई हद तक एक चीज़ होती है, उसको आपको करना चाहिए, उसमें कोई ममानियत नहीं। बैसाखी के अंदर जो मोस्टली फिल्मों में, ड्रामों में दिखाया जाता है, वो तो उसके साथ वो पूजा पाठ का सिस्टम होता है। देखिए पूजा पाठ का सिस्टम हिंदू मज़हब के साथ उसमें लिंक है, लेकिन अगर कोई मुसलमान बैसाखी की अपनी वो एक्टिविटीज़ करेगा तो उसको अपने मज़हब के साथ लिंक करके करेगा। लाजमी तो नहीं है कि वो जाके वो पूजा पाठ करेगा। कश्मीर में जो बैसाखी मनाई जाती थी जी, अब तो जो कि नहीं है जी, जो पहले की जाती थी, तो जो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बैसाखी को किस तरह सेलिब्रेट की? देखिए कश्मीर में अब भी बैसाखी मनाई जाती है, नहीं कि अब नहीं मनाई जाती, सालाना मनाई जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी उसकी कुछ एक्टिविटीज़ करती है, जैसे मैंने आपको पौधों का बताया, मतलब कुछ चीज़ों प्रिजर्व करने का, घरों के अंदर कुछ खानों का, ये चीज़ों का ये होता है, ये करते हैं लोग, अब भी करते हैं। लेकिन जो पूजा पाठ वाला मामला है वो एक स्पेसिफिक एक हिंदू रिलीजन के साथ है, वो लोग करते हैं। जो मुसलमान है वो अपनी इबादत करते रहे, उनको तो कोई पाबंदी नहीं है कि बैसाखी का इवेंट तभी मुमकिन है कि जब आप मंदिर में जाके पूजा करेंगे, ऐसी बैसाखी पे कोई शर्त नहीं। और जो नौरोज़ का इवेंट है, जी, नौरोज़ है, नौरोज़ की सेलिब्रेशंस क्या है?
देखें नौरोज़ की जो बहुत सारी सेलिब्रेशन है इस वक्त, तो हम ईरान में देखते हैं, ताजिकिस्तान में देखते हैं, उज़्बेकिस्तान में, इन एरियाज़ में होती हैं। पाकिस्तान में तो अब पाकिस्तान में तो थी नहीं, मतलब ये पाकिस्तान का था ही नहीं, मतलब नार्दर्न एरियाज़ का था, जैसे गिलगित वगैरह एरिया, कश्मीर के एरिया, यहाँ पे ये चीज़ें होती थी, चित्राल तक ये एक्टिविटीज़ थी। मतलब लोग मुख्तलिफ, एक ख़ास चीज़ जिसकी तरफ मेरी अट्रैक्शन है वो ये, वो खाने, मतलब चूँकि हमारा टॉपिक था कुलिनरी, मतलब उसको हमने क्यों छोड़ दिया। देखें खाने तो कोई रिलीजन के नहीं है ना, लेकिन खाने अगर हराम चीज़ों के अलावा हलाल चीज़ें सारी जायज़ हैं। अब नौरोज़ के टाइम पे जो एक खानों का एक पूरा दौर चलता है, कल्चर चलता है, उसको हमने क्यों छोड़ा। मतलब क्या इस्लाम ने मना किया था यार लोग मुसलमान हो गए कि वो खाने छोड़ दो आप? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं थी। यही चीज़ आप बैसाखी से भी लिंक करें, मतलब बैसाखी के टाइम पे आप जो स्पेशल डिशेज़ तैयार करते हैं अपनी सारी, वो आपने क्यों आपने बुला दी हैं, क्यों छोड़ दी हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बैसाखी के अंदर किया जाता है कि पौधों के साथ दरख्तों को चूना लगाते हैं, मिट्टी लगाती हैं हाँ, और वो लाल रंग लगाते हैं ठीक उसपे, है। और उसके पीछे मेन रीज़न ये होती है कि वो मौसम ऐसा होता है कि उसमें पौधे बीमार होते हैं, हाँ, उनको चूना और उस वक्त की मिट्टी और वो रंग और उसके साथ कुछ अगर कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो करके उसको बचा लिया जाता है। जो नौरोज़ का इवेंट है, नौरोज़ में ऐसा क्या होता है जो इस इलाके के लिए, यहाँ नरान ईरान इराक वाली बात को छोड़ दें, इस इलाके में जो नौरोज़ को सेलिब्रेट किया जाता है अभी भी होता है, वो किस तरह उसको सेलिब्रेट करते देखें हैं जी खाने के अलावा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब देखें जिनके जिनको आप, जैसे आप कैलाश का आपको बता दूं, जैसे उनका उछल फेस्टिवल होता है, वो क्यों होता है, जैसे ही आपकी फसलें पक के तैयार हो जाती हैं फिर उसको उतारते हैं और उसकी खुशी में मनाते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ, कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं कल्चरल ट्रेडिशन के जो सिर्फ एक खुशी के तौर पे होते हैं, मतलब उसकी कोई ख़ास इसके अलावा वजह नहीं होती कि खुशी मनाई जाए एक, यानी इलाके को, जैसे इस्लाम में ईदैन है, ये चीज़ें कि एक इलाके के लोगों को एक कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ अपनी एक्साइटमेंट को इज़हार करने के लिए खुशी हो। नौरोज़ जैसे 9 दिनों से उससे निकल आ रहे हैं, 9 रोज़, ये 9 दिन का एक पूरा फेस्टिवल होता है, मतलब एक कल्चरल फेस्टिवल होता है जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, जिसमें इवन के कंसर्ट्स भी होते हैं। अच्छा, कुछ लाइटनिंग होती है, एक और चीज़ होती है कि चिरागें जला के रात को लोग घरों से निकलते हैं और उसको घुमाते हैं। उसमें कुछ मजहबी बिलीफ्स भी हैं, रिलीजियस बिलीफ्स भी हैं, जिसको मतलब कुछ लोग नहीं करते, कुछ करते हैं, जो अभी भी जो गैर मुस्लिम है वो अब भी करते हैं कि रात को लाइटें जला के मतलब निकलना, उसका उनका ये होता है कि आप अपने खुदा को खुश कर रहे हैं। और फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जैसे कंसर्ट, गाने वगैरह, नाच गाना, ये चीज़ें भी होती हैं उसमें। तो ये एक उनकी एक्साइटमेंट का इज़हार के लिए होता है। ये लाज़मी नहीं है कि आप भी इस चीज़ को इस हद तक करें। मेरा जो मेन कंसर्न है वो खानों या इन चीज़ों के हवाले से, कि उसको हमने छोड़ दिया और वो ख़त्म हो गए, वो हमारी हिस्ट्री से, कल्चर से निकल गए। चीज़ बताइएगा कि 9 रोज़ जो 9 दिन का इवेंट है, 9 दिन का ये मेला है जी, ना, जो जी, नौरोज़ एक जी, ईद है, जी, ईद नौरोज़ इसको कहा जी, जाता है, ये 9 दिन के ऊपर होता है। जी, हर दिन के अंदर एक अलग एक्टिविटी होती है, जी। किस तरह का आप बता रही हैं? जैसे डे फर्स्ट है तो डे फर्स्ट के अंदर ऐसा क्या होता है जो सेकंड डे, थर्ड डे या लास्ट नाइट डे जो होता है, नाइन्थ डे, उसमें वो नहीं होता? जैसे इसमें कुछ चीज़ें चेंज नहीं है कि जो फर्स्ट डे होता है, जो लास्ट डे नहीं होता। ये एक तसलसल है 9 दिन का, इसमें ये सीज़न है, ये लिंक है आपके चाँद के साथ। इसमें एक और फेस्टिवल हुआ था जिसको हम कहते हैं 9 शोड़ियाँ, 9 शोड़े तो 9 और, इसको हम अपनी देसी ज़बान में कहते हैं शोड़ियाँ, शोड़े और 9 और। वो होता क्या है, जैसे जब सर्दी का सीज़न आ जाता है, मतलब ये 9 ये चलता है आपके सीज़न के हिसाब से, आपके चाँद के सर्कुलेशन के हिसाब से। इसमें ये नहीं है कि एक दिन होगा दूसरे दिन वो चीज़ नहीं होगी। आप जितने भी फेस्टिवल उनको देख लें, मतलब वो मिक्सअप होता है एक्टिविटीज़ का। जो खानों का दौर है वो तो 9 दिन ही आपका चल रहा होता है। जो आखिरी आपका 9वां दिन होता है वो बेसिकली एक बड़ा जश्न का दिन होता है। उस दिन आप खुल के बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, आतिशबाज़ी होती है उसमें, और आतिशबाज़ी के बड़े प्रोग्राम होते हैं, और उसके अलावा चिरागां होते हैं, लोग घरों को सजाते हैं, अपने गलियों को सजाते हैं, अपने महलों को सजाते हैं, और कारवान निकालते हैं लोग पूरे पूरे, ठीक है, और खाने पकाते एक दूसरे को घरों को विज़िट करते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, वेकेशंस पे चले जाते हैं। अब तो सारी चीज़ें ये इस तरह से हो रही हैं। नौरोज़ को 9 रोज़ का इवेंट तो नौरोज़ का मैंने नहीं कहीं पे देखा। जी, लेकिन एक चीज़ है नौरोज़ के अंदर जो अगर मैं ये कहूँ कि कुछ कम्युनिटी है पाकिस्तान में जो नौरोज़ को मनाती है, जी, लेकिन वो 9 रोज़ नहीं इवेंट होता जी, नौरोज़ का, वो सिर्फ एक दिन का होता है और जिसके अंदर यही होता है कि मिलना मिलाना है या खाने या जी, से कुछ एक साथ जी, डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उसको एज ए ईद सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा ही है। और उसके पीछे जो हमारी साइड है, यानी जो अदर रोज़ हैं, हाँ, लोग हैं, वो सिर्फ इसको एक मजहबी इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं ऐसा नौरोज़ को। ही, ऐसा ही। क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं इसका कोई मजहबी लिंक है। वो कौन सा है इसके साथ मजहबी लिंक है मुस्लिम कम्युनिटी का नौरोज़? बेसिकली फ़ारसी, ये फ़ारस के लोगों का इवेंट था, फ़ारसी इवेंट था, जो इसकी ओरिजिन है।
ठीक है, और वो मतलब आतिश परस्ती वाले और उन लोगों का उसमें था। बाद में जो मतलब मुसलमान हो गए लोग तो ये चीज़ें चेंज होती रही, लेकिन कल्चर में कहीं ना कहीं चलती रही हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, मतलब उसकी कुछ सोच को चेंज करके लोग उसको चलाते रहे। जो नौरोज़ है उसका 9वां दिन बतौर ईद मनाया जाता है, उसको है वो 9 दिन का इवेंट ही है, मतलब एक 9 दिन का एक तसलसल है। जैसे आपका आशूरा है जिसको आप कह लेते हैं 10वें दिन आपका एक पूरा वो, ऐसे ये नहीं है 9 दिन का ही इवेंट होता है, 9 रोज़। तो उस ये फ़ारसी का लफ्ज़ ही फ़ारसी का है, ओरिजिन ही इसका फ़ारसी है। तो मतलब इस पे डिफरेंट डेज़ डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप अज़रबैजान जाएँ वहाँ पे भी ये मनाया जाता है।